देहरादून कहने को ये उत्तराखंड की राजधानी है। ये जगह अपनी खूबसूरती और अपने टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। पर आपको पता है ये जगह एक और चीज़ के लिए फेमस है, एजुकेशन हब। तुम्हें पता है देहरादून को ना एजुकेशन हब भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पढ़ के गए हैं, जैसे राघव जुयाल, करीना कपूर और गांधी फैमिली, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़। तो यहाँ ना बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस ना आराम से मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे जैसे। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि जो यहाँ पढ़ने आता है उसके सपने सच होते हैं या शायद नहीं? देहरादून की ना काफ़ी सारी जगहों में ना बहुत सारा यूथ बसा हुआ है। जैसे कुछ जाते हैं क्लेमेंट टाउन में, कुछ जाते हैं प्रेम नगर में, कुछ जाते हैं सुद्दूवाला में और ऐसे कई जगहों में। लेकिन कुछ आते हैं करणपुर में। करणपुर करणपुर एक ऐसी जगह है जो फेमस है अपनी एग्जाम्स कोचिंग प्रिपरेशन क्लासेस के लिए। यहाँ बच्चे ढेर सारे बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं, उनको मिल जाती है सक्सेस, और जिनके नहीं होते उनको एक्सपीरियंस। ये जगह ना किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। इस जगह की अपनी खुद की स्ट्रगल, संघर्षों की अपनी अलग कहानी है। मुझे तुम अपना होस्ट या दोस्त कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं एक कहानीकार हूँ जो हर एपिसोड में तुम्हारे सामने नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगा। तो चलिए आज कवर करते हैं सपने और सपनों के पीछे के संघर्ष की इन चटपटी कहानियों को। कोई है? हेलो भैया। कुछ जाते हैं यार, चलो। घर तो काफी बढ़िया है यार। सही है यार, एस्पिरेंट बनने में फायदा तो है। घर वाले दवा के पैसे देते हैं, मस्त चिल। हेलो। अरे वंश भाई, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। आप सुबह सुबह आ गए 9:24 पे? भाई वैसे टाइम तो हमने आपको 12 बजे दिया था शूट का, लेकिन क्या ना कंटेंट निचोड़ने की भूख इतनी होती है ना कि मुझे लगा शायद जितना कंटेंट आपसे जल्दी निचोड़ा जाए उतना ही फायदा है। हाँ, मैं खुद वो हो गया ना, स्ट्रेंज हो गया। मैंने कहा क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे क्या? मैं पढ़ने के लिए बैठा था अभी जस्ट। वाह यार, जरा दर्शकों को कैमरा दिखा दो, दिखा दो यार। पर आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। अगर मैं सपोज पढ़ नहीं रहा होता तो फिर वो लोग क्या सोचते कि मैं पढ़ता ही नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है ना ये तो। नहीं यार, हमें पता है पढ़ने वाले बच्चे हो यार, आपकी तो शक्ल देख के ही लग रहा है। तो आज और यार आप हम बताओ, लोग आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ आपका? कुछ नहीं यार, मैं बोला ना कंटेंट की भूख इतनी थी कि हमें लगा कि सिर्फ खाना छोड़ो, आज सिर्फ कंटेंट ही खींचा जाएगा यार आपसे। तो चलो फिर एक काम करते हैं, वो तो बनता रहेगा साथ साथ में। और फिर आप, क्योंकि आप भी भूखे होंगे, मैं भी, टाइम हो गया मेरा, मैं इस टाइम पे करता हूँ कॉफी। हाँ नहीं, हमारे कैमरामैन साहब भी बहुत भूखे हैं और आप भी, तो साथ में फिर कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ फिर बिल्कुल बातें बिल्कुल होती रहेंगी, है ना? बिल्कुल, बातें तो होती रहेगी। भाई यार वैसे खाना वाना आप रोज खुद ही प्रिपेयर करते हो अपना, मतलब रात का, दिन का, सुबह का, शाम का? क्योंकि बहुत पढ़ते हो तो ऐसे में, या देखो बार वंश बार भाई, से लाते हो? वंश भाई, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास गैस भी रखा है, बट जब मन करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब घर का जो खाना होता है वो तो यहाँ मिलता नहीं है। और ये भी एक दिक्कत है कि बाहर आके ना हॉस्टल का खाना हो या फिर मेस का हो या फिर किसी होटल वगैरह का खाना, आप तो रहते ही हो बाहर, तो आपने भी वो चीज़ें हर कोई बीमार हो फेस जाते करता हैं है। हाँ, तो वो क्वालिटी नहीं होती। फिर खाना नहीं जहर होता है ना यार, ज़ाहिर होता है वैसे तो। बट मजबूरी है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी टाइम वो करना पड़ता है। तो जब हमारा मन करता है तो हम यहीं पे भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाहर ही खाते हैं। बाहर से, हाँ वो तो है यार। इतना पढ़ रहे हो आप, इतना सारा चीजें। तो यार एक बार ना जरा हमारी ऑडियंस को ना अपना ये किचन का टूर दे दो। किचन का टूर? अच्छा। हाँ अभी मैं चाय बना रहा हूँ क्योंकि वंश भैया रखे हैं, है ना। और इन्होंने बताया नहीं मुझे बताते तो मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब इनके लिए करता पहले, अगर मुझे बताते तो। बाकी थोड़ा किचन गंदा है यार, देख लो, ये गैस है हमारी,
इस पे कभी कभार ही खाना बनता है, जब हमको बाहर का कोई अच्छा नहीं लगता तो जब मन करता हम बना लेते हैं। और बाकी इधर हमारे पास ये आरओ है, और ये भी हमने ऑनर से को बोल के लगवाया था, पहले यहाँ था नहीं। यहाँ एक और दिक्कत है देहरादून में पानी की, आपको पता होगा। हाँ पानी यार मैंने सुना है ना हेयर फॉल हो जाता है हेयर लोगों फॉल का। होता है, स्टोन्स बनते हैं, बल्कि मेरे नोन में ऐसे भी तब है, मेरे दोस्त हैं जिनको यहाँ आने के बाद स्टोन्स हो गए पेट में। यार ये कहानी तो मैंने भी सुनी थी यार, स्टोन में बताया है कि स्टोन हो गया था मेरे भी एक जानने वाले को यहाँ पे। तो इसलिए हमने फिर ऑनर को बोला, तो फिर उसने हमको ये लगा के दिया यार इसलिए। तो वंश भाई चाय तो बन गई है, पता नहीं कैसी बनी यार, है ना। अरे नहीं नहीं यार, फिर आप मतलब जैसी भी वो पी लेना बस यार। अरे कैसी बात कर रहे हो, आपकी ये बुक पढ़ रहा था यार मैं अभी। वो अच्छा, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। कैसे पढ़ते हो यार इन्हें? बस वह क्या करें यार, मजबूरी होती है, पढ़ना पड़ता है। मेरे को तो देख के तबीयत खराब हो रही है यार। जब बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, मन नहीं करता किसी चीज़ को लेकर के तैयारी करने का, बट फिर उस टाइम ऐसा होता है ना कि घर वालों के जो फेसेस होते हैं वो सामने आते हैं, कि फिर वो प्रमोट करते हैं कि यार मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा उनके लिए। अब बहुत अच्छी बात है वंश भाई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो आगे आ रहा है जो दिखा रहा है, जो रियलिटी को दिखा रहा है कि कैसे करके स्ट्रगल होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, बट हाँ ये है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो इस लाइफ को फेस कर रहा है कानपुर में, जो जी रहा है इस चीज़ को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसको दिखा रहे हो अभी। नहीं नहीं जी, ये तो पहला ही एपिसोड है, अभी आगे के एपिसोड्स में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें फीचर करने वाले हैं। ये लो आप ना, आप कप में पियो लो, आपके लिए स्पेशल कप लाया हूँ। बहुत धन्यवाद जी। ये लो भैया, आप शूटिंग करते रहोगे। हमारे कैमरामैन साहब थोड़े हार्ड वर्किंग ज़्यादा हैं यार। मैंने ना दरअसल स्टार्टिंग में ना अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं था, आप एकदम से घुस गए तो फिर हो नहीं पाया। तो एकदम से डाका मार दिया हमने आपको। तो मैं थोड़ा उस टाइम कंफ्यूज हो गया, तो मैं बता देता हूँ, बट मैं थोड़ा स्टैमर भी करता हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। स्टैमरिंग के चक्कर में मैंने ना बचपन में स्कूल्स में, आपको पता है कि बच्चे के अंदर जो डर होता है, तो डर तो था ही, ऊपर से मैं स्टैमर भी करता था। तो मैं स्टेज पे जाने से, कभी स्पीच देने से, मेरे टीचर्स मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे, प्रमोट करते थे कि भाई जाओ बोलो आगे जाके, बट मैं नहीं कर पाता था। मेरे को बचपन में लगता था कि अगर मैं जाऊँगा, मैं रुक गया कहीं पे, अटक गया, तो मेरे दोस्त जो हैं वो मेरा फिर मजाक उड़ाएंगे। एक होता है, आपको तो पता ही होगा, आप भी। तो वो चीज़ मेरे अंदर रहती थी। तो मैं बता दूं, मेरा नाम अमन भदोला है। मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के लहसगांव के पास एक छोटा सा शहर है देवीखाल, उसके एक छोटा सा गांव है मेरवा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी करंट में मैं देहरादून में करणपुर में रह रहा हूँ। करणपुर में रह करके अपनी जो एक हर एक एस्पिरेंट करता है, उसके कुछ सपने होते हैं, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं अपने घर वालों के लिए, उन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मैं अक्सर कोई अगर मुझसे पूछता है कि हम बोले कैसे या अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, तो मैं उनको भी बोलता हूँ मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी सब सुन लीजिए, अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंस या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उसे कम करना है, उसे ओवरकम करना है, तो मिरर प्रैक्टिस बेस्ट है। क्योंकि खुद को देख के जब आप देखते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस जागता है कि मैं बोल रहा हूँ खुद को देख के। तो एक ये करना, और ज़ोर ज़ोर से बोलना, ठीक है, और हाई पिच में जाके एकदम से लो पिच में आना। तो ये वाली जो चीज़ें एक्सरसाइज आप प्लीज़ ट्राई कीजिए अगर आपको अच्छा बोलना है या कुछ प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब लोग कर सकते हैं, मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने भी, मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं बॉलीवुड में ऋतिक रोशन है, रणबीर कपूर भी, उनका भी स्टैमरिंग का प्रॉब्लम जी। तो मैं उनको बहुत मतलब मैं बहुत मानता हूँ। तो मैंने देखा उनको, वो ऋतिक रोशन अगर हम आज के टाइम में देखें, वो वर्ल्ड हैंडसम मैन में भी आ चुके हैं, वो बेस्ट डांसर भी हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं। और आप सोचो कि एक्टिंग जैसे फील्ड में वो स्टैमरिंग के बावजूद भी बेस्ट कर रहे हैं। जी 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 वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनसे सब चीज़ें मतलब सीखी है, मोटिवेट होता हूँ। तो वर्क करते रहना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप में से भी किसी को दिक्कत है तो आप ज़रूर करिए, एक बार ट्राई करिए। सारी चीज़ें होती हैं, सब पॉसिबल है ज़िंदगी में, बस ट्राई करिए और करते रहिए। अमन भाई, हम आपकी जर्नी पे जाते हैं। तो आपने अभी बताया जैसे आप पौड़ी गढ़वाल से आते हो, तो आप अपनी स्टोरी बताइए कि वहाँ से यहाँ क्यों आए भाई, यहाँ मतलब क्यों आए? कुछ तो वजह होगी। कहते हैं ना, हमारी आज का थीम ही यही है कि सपनों के पीछे के संघर्ष। तो आपके संघर्ष क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ कि अब स्कूलिंग से, बचपन से ही। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि शायद आपको लगेगा कि थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, बट मैं शॉर्ट में रखूँगा। आप बताइए जी, स्कूलिंग मेरी दरअसल दोनों मीडियम्स हो रखी है, हिंदी से भी इंग्लिश से भी, बट मैक्सिमम जो मेरी हो रखी है, मेरी हिंदी मीडियम से स्कूलिंग हो रखी है। मेरा 9th 10th 11th 12th हो रखा है इंटर कॉलेज देवीखाल भैंसू। हमारे देवीखाल के पास में एक इंटर कॉलेज है, स्कूल है छोटा सा, वहीं से मेरा 9th 10th और 11वीं 12वीं हो रखा है। उसके बाद दरअसल मैं बीटेक करने के लिए गया था ग्वालियर, एमपी में पड़ता है, टेकनपुर, RGIT। अब अगर चेक करना आपको पता होगा, देखना उस पर भी है, गूगल वगैरह पे भी है RGIT। तो दरअसल उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं 12th में था, क्योंकि मैं पहाड़ का बच्चा हूँ, तो पहाड़ में इतनी ज़्यादा चीज़ें ना, इतनी अवेयरनेस नहीं हो पाती है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, वहाँ इतना ज़्यादा लोग नहीं है। अब शहर के बच्चों को देखो, शहर में बहुत सारी चीज़ें
मिलती हैं आपको, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, है ना, उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, और चाहे कोई आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, आप हॉस्पिटल से ले लीजिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप देहरादून में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, सड़कें हैं, मिनटों में आना जाना, बट पहाड़ में सर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वहाँ अवेयरनेस की नहीं बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ। तो उस आप यकीन नहीं मारोगे, जब मैं 12th में था उस टाइम तक मेरे को ये तक पता नहीं होता था कि बीटेक क्या होता है। मैंने अपने भैया जो उस टाइम पे देहरादून में ही थे, वो अब तो बाहर चले गए फ़ौरन, तो वो उस टाइम यहाँ से पॉलिटेक्निक कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि भाई बीटेक क्या होता है, मुझे बीटेक करने के लिए भेज रहे हैं बाहर, और क्या होता है इसमें, कैसा चीज़ें होती हैं, क्या करना पड़ता है। तो मुझे उन्होंने बताया था कि बीटेक इंजीनियरिंग के लिए होता है, और उसमें फिर ब्रांच वगैरह उसमें बहुत सारी होती हैं, वो आपको चूज़ करनी पड़ती है, और फिर आपको जाके उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। 4 साल का होता है। 4 साल के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल है, आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, या फिर उसके बाद आप किसी और चीज़ में और फील्ड में फिर आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि बीटेक क्या होता है। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब मैं बाहर निकला बीटेक करने के लिए, बट मैंने एक फैमिली के साथ बचपन से ही, मेरी फैमिली के साथ, मेरे दादाजी के साथ स्पेशली, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे हमेशा पास ही हैं, साथ ही हैं, तो मेरा उनसे ना बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट थी। तो मैं जैसे ही बाहर गया, मैं वहाँ ना वो चीज़ें एडजस्ट नहीं कर पाया, हॉस्टल में रहना सीनियर्स के साथ, क्योंकि अगर आपको पता ही होगा कि जो लोग बीटेक कर रहे होंगे हॉस्टल से बाहर से, वो लोग इस चीज़ को ना कहीं ना कहीं वो कर पाएंगे रिलेट, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा बहुत वो होती है, जूनियर है सीनियर है, तो रैगिंग वगैरह, तो मैं नहीं वो चीज़ें फेस कर पाया। और फिर मैं रैगिंग वगैरह हुआ था आपका? हुआ था, मतलब होती थी, बट ये था कि जो वहाँ पे ना मेरे मतलब जो मेरे जिनके थ्रू मैं गया था वो मेरे नाना जी थे, वो बीएसएफ में, वो जो आरजीआईटी जो कॉलेज है ना वो बीएसएफ का ही है, वो हाफ गवर्नमेंट है, उसमें 60% सीट्स जो होती हैं बीएसएफ के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, बाकी 40% आप जेडब्ल्यू दे करके आ सकते हो। बट मैं एक बात बता दूँ, मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि जेडब्ल्यू क्या होता है। वो मेरे नाना जी उस टाइम, मेरे मतलब मेरी मम्मी के जो मामा है वो उस टाइम सीओ थे, अभी वो करंट में डीआईजी से वो हो चुके हैं, उन्होंने ले लिया रिटायरमेंट, तो उनके थ्रू मैं गया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि जेडब्ल्यू क्या होता है, तो उनके थ्रू मुझे वहाँ पे सीट मिल गई थी। बट वही है ना कि फिर मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहने वाला बच्चा था, वहाँ पे रोना, अब यकीन नहीं मानोगे 12th पास किया हुआ बच्चा रोता था। तो भाई यार आप एक बात बताओ मुझे, जी, मतलब आपको करणपुर में रहते हुए कितना टाइम हो गया है? कानपुर में रहते हुए मुझे करीबन 1.5-2 साल के आसपास हो गया है अभी। 1.5-2 साल के आसपास हो गया। तो यार गांव से आप नीचे आए, ठीक है, तो आपने करणपुर में कितने 1.5-2 साल हो गए हैं, तो पिछले कुछ 1.5-2 साल से आपने कुछ बदलाव देखे इस जगह में, या कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगा कि 1.5-2 साल में ख़राब हो गई हैं, या कुछ और बेटरमेंट होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है ही अ डे विद करके, ऐसा ना, करणपुर करके, हम करणपुर को फीचर कर रहे हैं, करणपुर के एस्पिरेंट्स को फीचर कर रहे हैं, तो इनकी प्रॉब्लम्स हर एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं इसमें। अब बहुत सारी चेंजेस आए हैं, मैं बताना चाहूँगा, और बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। करणपुर को कहते हैं उत्तराखंड का मुखर्जी नगर, छोटा मुखर्जी नगर, जैसे दिल्ली में होता है जी। तो यहाँ भले ही बाहर से लोग आते हैं ना, उनको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखती हैं कोचिंग्स की, वो देखने में अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन यहाँ का जो एक कहते हैं ना कड़वा सच है, वो सिर्फ वही स्टूडेंट जानता है जो यहाँ पढ़ रहा है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर घर का प्रेशर है, उम्मीदें हैं, उसके अपने सपने हैं, वही समझ सकता है कि वो कितना मतलब वो करता है। और रही बात यहाँ की परेशानियों की, मेजर प्रॉब्लम्स जो आती हैं, सबसे पहले है यहाँ के रेंट्स। आप देख रहे होंगे कि रेंट बहुत महंगे महंगे। आपका कितना जाता है वैसे? मेरा दरअसल हम लोग भी वैसे, अगर मैं 2 या 3 लोगों की बात करूँ तो हम भी शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, बट फॉर्चुनेटली हम लोग 4 लोग रहते हैं, मेरे कोचिंग्स के जो दोस्त थे, हम लोग 4 लोग रहते हैं, और इसका रेंट 12,000 के आसपास हम पे करते हैं 4 लोग मिलकर। 12,000 स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, वही तो 3,000 पर पर्सन। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-3 होते तो शायद हम नहीं इसको अफोर्ड कर पाते हैं, बट हम 4 लोग हैं तो तब कर देते हैं। तो पहली दिक्कत तो ये हो गई। फिर ऊपर से क्या है कि आप देख रहे हो कि कुछ टाइम से ना मैं चीज़ें ऑब्जर्व, मतलब मैंने क्या यहाँ पे चीज़ें देखी हैं कि यहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग रूम में नहीं पढ़ते, जो रूम में पढ़ते थे तो वो तो फिर भी हो ही रहा है, जो लोग रूम में नहीं पढ़ पाते थे वो लोग जाते थे लाइब्रेरीज़, तो वहाँ पे भी शोर शराबा, बहुत सारी दिक्कतें। लाइब्रेरीज़ में भी फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मैंने एक और चीज़ देखी है, मैं स्टार्टिंग में आया था तो वहाँ की फ़ीस बहुत कम होती थी, मतलब अफोर्डेबल होती थी। जैसे एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, मिडिल क्लास फैमिली का है, तो वो अफोर्ड कर सकता था। बट अब मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़ीस जो है बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी है, और फिर फीस इंक्रीज़ करी है। वहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि जहाँ पे अच्छी सीट्स मिलती हैं लाइब्रेरीज में, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे सीट नहीं मिलती, क्योंकि वो सीट सारी फिल हो जाती हैं। जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इवन उन लोगों ने तक अपनी फ़ीस इंक्रीज़ करके रखी हुई है, बट थोड़ा कम ही है कंपैरेटिवली जो अच्छी लाइब्रेरीज है उनसे, बट हैं ठीक ठाक, मतलब फ़ीस उनकी भी है। फिर एक और जो दिक्कत है, मेजर दिक्कत, वो है खाने की।
खाना आप देख रहे हो कि हॉस्टल का मेस का बहुत गंदा खाना आता है, बहुत ही गंदा है, मतलब बिल्कुल हाँ हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट मजबूरी होती है बहुत सारे लोग। अब जैसे किसी को नहीं आता बनाना, किसी को पढ़ाई का होता है कि यार जितना देर में खाना बनाऊंगा 3 टाइम उतना मैं कुछ और पढ़ लूँगा, तो अभी हमारा भी सेम चल रहा है। हम लोग मतलब गैस तो रखा हुआ है बट खुद से बना लेते हैं, जब बाहर का ऐसा लगता है कि यार नहीं खा पाएंगे, नहीं हो पाएगा, कुछ हेल्दी खा लेते हैं कुछ, तो खुद से कर लेते हैं। बल्कि मैं तो हेल्थ को फर्स्टली ही वो करता हूँ, प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी बाकी काम माइंड अच्छा रहेगा, तभी बाकी काम हो पाते हैं। इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छी से अच्छी डाइट ले पाऊँ, है ना। थोड़ा मैं टाइम निकालता हूँ दिन भर में जिम के लिए, मैं 1-1.5 घंटा जिम भी जाता हूँ, मैं थोड़ा पर्सनली हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो एक ये रीज़न है बाहर का खाना खा खा के, और फिर खाना भी वैसा होता है और उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी 3000 पे कर रहा हूँ सिर्फ 2 टाइम के खाने के लिए। लंच आता है 3000? 3000 और 2 टाइम का लंच आता है, डिनर लंच आता है और 6000 डिनर तो आता आपका है। ऐसे ही लग जाता होगा ना, 3000 का रेंट हो गया और 3000 आप यहाँ दे देते हो। हाँ, और बाकी कोचिंग वगैरह बाकी कर रहे हो या खुद से पढ़ते कोचिंग नहीं करता हूँ, मतलब मैंने बैचेस वगैरह ले रखे हैं, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। मॉक टेस्ट वगैरह के उसके लिए भी अलग से पैसे, आपको पता ही है। बैचेस अगर आप ऑनलाइन भी लेते हो तो फीस तो पड़ती है। मॉक टेस्ट के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो वहाँ भी फीस पड़ती है, उसमें भी जाती है। बाकी अपना पेन हो गया, कभी कॉपी, कभी कुछ, कभी डेली बेसिस के सामान होंगे, साबुन हो गया, छोटी छोटी चीज़ें वो आपको पता ही है, उसमें पैसे जाते हैं। मगर अब देखो ना कि 3000 रुपये में सिर्फ 2 टाइम का खाना, उसमें ये भी नहीं कि ब्रेकफास्ट भी देते हैं, नहीं मिलता। तो कभी कभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं है उसमें? नहीं है उसमें ब्रेकफास्ट। तो सिर्फ 2 टाइम का खाने का आप 3000 दे रहे हो? हाँ, 2 टाइम के खाने का 3000 देते हैं। और मेन दिक्कत ये कि कभी कभी हम लोग ब्रेकफास्ट हमको स्किप करना पड़ता है ब्रेकफास्ट, क्योंकि उतना फिर वो खर्चे में भी जो फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कर देते, कभी चाय पीते हैं, जैसे आपके साथ ही पी ली, कभी चाय के साथ कुछ और चीज़ खा ली, बिस्किट्स खा ली, ऐसे ही चलता है ब्रेकफास्ट में हमारा। ये दिक्कत हो गई। बाकी जो एक हर एक जो स्टूडेंट फील करता है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, घर का प्रेशर, काफ़ी टाइम हो गया यार कुछ हो नहीं रहा है, साथ वाले जो लड़के हैं उनकी किसी की कहीं जॉब लग गई, किसी का कुछ हो गया, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, वो प्रेशर तो होता ही है। ऊपर से सोसाइटी, रिलेटिव्स। जब आप पता है, जब मैं घर जाता हूँ ना अभी, तो मेरे घर वाले मेरे को अक्सर, मतलब घर वाले तो खैर शायद सबके ही बोलते होंगे, कोई रेयर ही होगा जिसको नहीं बोलते होंगे, बट मेरे गाँव वाले भी मेरे को अक्सर ही बोलते हैं कि यार कब क्या पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा, ये पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ें तो हैं, वो तो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। नहीं, ये बात तो है, मतलब बाकी ताने अब तो इंसान को गिरा देते हैं यार। बाकी अब तो काफ़ी टाइम से मैं ये भी देख रहा हूँ, पहले तो इतनी चीज़ें नहीं थी। देहरादून करणपुर हो या फिर देहरादून करणपुर भी देहरादून में आ जाता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मर्डर वर्डर ये वो। अभी रिसेंट में हो सके ना हो सके, आप लोगों ने, आप शायद किसी आप में से किसी ने न्यूज़ सुनी होगी कि देहरादून के ही दो लड़के थे, उनका देहरादून पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ था, उनके पैरों में गोली लग गई थी, और वो कानपुर के ही थे, लोकल के ही है। और अब मैंने एक और चीज़ देखी है, आए दिन कानपुर में क्या हो रहा है कि जैसे बाहर के बच्चे आते हैं ना, अब खैर मैं बोलूँगा तो इसमें हो सकता है उत्तराखंड की भी हो, बट मतलब जो मुझे लगा मैक्सिमम बाहर वालों ने आकर के यहाँ पे रात भर घूमना, शोर शराबा करना, अब देखते होंगे जो लड़के होते हैं गाड़ियाँ लेके इधर उधर करना, किसी को टीस करना, कुछ करना, वो चीज़ें बहुत कॉमन होंगी कानपुर में। तो इसलिए वही ऑडियंस को ये चीज़ तो समझानी पड़ेगी कि आने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन अच्छे से कुछ ये ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो शायद गलत होगा ना। गलत होगा, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ना बाहर से देखने में इंसान को अच्छा लगता है कि यार, लेकिन अंदर का स्ट्रगल सिर्फ वो स्टूडेंट जानता है जो तैयारी कर रहा है। तो आओ, बेस्ट है आप करो, क्योंकि हाँ, वो तो है, हम तो दिल खोल के वेलकम कर रहे हैं उत्तराखंड वाले, आइए आप खुल के आइए हमारे पास। और कानपुर में पता है दो मतलब दो चीज़ें डेली होती हैं। कानपुर में एक ऐसा लड़का रोज़ आता होगा शायद, मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी जब आया था, जिसके दिल में उम्मीदें होती हैं, सपने होते हैं। और एक ऐसा लड़का भी होता है जो उस दिन जा रहा होता है, जिसके शायद सपने, ये एक सच है, कोई इस पर बात नहीं करता, हर कोई बात करता है सिलेक्टेड, कि भाई सिलेक्ट हो गया, अच्छा हो गया, ये हो गया। बट एक ऐसा भी लड़का होता है उसी दिन जो कभी आया था लेकिन आज वो जा रहा है, उसके कुछ सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए, वो यही रह गए, वो टूट गए। तो ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं कानपुर में, शायद डेली बेसिस पे होती होंगी मेरे हिसाब से। तो यही लाइन मैंने इंट्रो में भी बोली थी ना, स्टार्टिंग में। सही कह रहे हो आप ये चीज़ तो, कि मतलब हर एक इंसान होता है, अलग अलग तरीके का एक इंसान है कि जो सपने लेके आ रहा है, और एक इंसान शायद उन सपनों को और उन अरमानों को दबा के वापस जा रहा है। तो यार वैसे अमन भाई, ये आपका जो ग्लास रखा हुआ है, मैं चाहूँगा आप इसे यहाँ रख दो, क्योंकि आप मेरे सर के ऊपर मारोगे तो मेरा सर फूट जाएगा। क्योंकि मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो आपको लगेगा कि नज़र लगा रहा है, पर मैं पूछना मेरा काम है, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे। हर एक इंसान के 2 प्लान होते हैं, प्लान ए, प्लान बी। अगर बाय चांस ये नहीं हुआ तो आप क्या सोचते हो आगे, कि आप क्या करोगे?
जी, तो देखो भाई मैं इस बारे में यही बोलना चाहूँगा, अभी तक मतलब मेरी जो फर्स्ट जो कहते हैं ना कि एक इंसान रखता है चीज़ों को ऊपर रखता है, प्रायोरिटी होती है, तो मैंने फर्स्ट पे तो इसी को रखा है। बट बहुत लोग कहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, लेकिन आपको मैं बताऊँ, मैं पहले डिफेंस एस्पिरेंट था, तो एज ए डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते मैंने बहुत सारे जो हमारे हीरोज़ थे ना, जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, 1971 की वॉर हुई थी, 62 की वॉर हुई थी, मैंने उनको पढ़ा है। तो उनमें से मैं बहुतों से इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ। तो वो लोग कहते थे कि वहाँ प्लान भी नहीं होता, वहाँ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है। आपको पता है वार में जाओगे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, लड़ना है, करना है, करना है, करना है, करो या मरो। हाँ बस यही होता है, करो या मरो। तो मेरी भी सोच वैसी थी, बट जैसा होता है कि यार अगर नहीं हो पाया इन केस, तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे को मतलब मौका मिला तो या तो फिर मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगा। टीचिंग, क्योंकि जो चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं इस जर्नी में, मैंने कुछ गलतियाँ भी करी होंगी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है अभी। तो या तो मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगा मैं, और फिर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर, क्योंकि उनके लिए चीज़ें इतनी अभी हो नहीं पाती हैं, उनके लिए भी ट्राई करूँगा करने का, उनके लिए कुछ करने का। उनके लिए मैं कुछ बेस्ट कर पाऊँ, उनको बेस्ट दे पाऊँ, उनको मेरी तरह वो दिक्कतें ना हो जो मैंने फेस करी है कंटेंट के उसमें, बहुत सारी चीज़ों के उसमें। तो मैं ये ट्राई करूँगा। उसके अलावा भी अगर मुझे मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तू एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, तो मॉडलिंग कर सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। बट और तुम्हारी वॉइस भी अच्छी है, अगर तुम्हें कहीं आरजे वारजे का, बट मतलब थोड़ा ये होता है ना कि थोड़ा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है अभी फैमिली में। तो वो तो मैं देखूंगा, अगर इनकेस कभी फ्यूचर में मुझे मौका मिला कुछ करने का, तो मैं वो भी ट्राई करूँगा। जी जी बिल्कुल। बस इतना ही बोलूँगा अमन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यार मज़ा आया मिलके, क्योंकि यार होता है ना पर्सनल कनेक्ट बहुत कम लोगों से होता है यार। सच में यार, मतलब आपकी कुछ कहानियाँ सुन के तो मतलब मन एकदम भावुक सा हो गया यार सुन के यार। बट पता है मैं आपके थ्रू ना एक मतलब एक मैसेज देना चाहूँगा जो ऑडियंस को दीजिए हमारी। भाई मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैं एक उत्तराखंड से हूँ, मैं भी मतलब आपकी तरह पहाड़ी हूँ। तो मैं एक आपने सुना होगा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, तो कि दोनों उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड के काम नहीं आते। बट मैं चाहूँगा कि यार आप लोग करो जैसे मैं कर रहा हूँ ना। मैंने उत्तराखंड इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि मेरी स्टेट है। मैं जब देख रहा हूँ कि यार और हमने कितना लड़ करके, हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं इसको बनाने में, बहुत सारे लोग हुए हैं। जब मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तब मुझे जाके पता चलती है, और आज उत्तराखंड खराब हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग आगे आओ, मस्त कर आना, कुछ भी करो। आपको तैयारी करने का मन है तैयारी करो, अच्छी अच्छी उत्तराखंड में अच्छी पोस्ट पे जाओ, क्योंकि फिर आप ही लोग ये बता सकते हो। और अगर कोई नहीं भी तैयारी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने लेवल से जितना आपसे हो पा रहा है आप आवाज़ उठाओ बुराई के खिलाफ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत चेंज हो रहा है हर चीज़ में। तो मैं यही बोलूँगा आपको। बाकी पहाड़ का बच्चा होता है थोड़ा, और जो पहाड़ के बच्चे हैं, जो थोड़ा गांव के बच्चे थोड़ा दबे दबे से रहते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये बोलूँगा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, हर कोई कर सकता है, चाहे पहाड़ से हो आप, गाँव से हो, कहीं से भी। कोई वो नहीं करता मैटर कि आपने अभी तक क्या किया, अभी तक कहाँ थे। बस जब आपको मौका मिल रहा है आप स्टार्ट करो, आप मेहनत करो, खुद के ऊपर काम करना ट्राई करो, और ज़रूर आप कभी ना कभी मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में, होगा, पक्का होगा भाई, यही मेरा बिलीव है। बहुत बहुत ठीक है हर्ष भाई, थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे अमन भाई, और इनके बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, व्हाट अ जैम पर्सन ही इज़ यार। मतलब इतना इनोसेंस है उनके अंदर, और देख के जो पता चलता है ना कि इंसान बहुत जेन्युइन है। मैं सच में भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके जो सपने हैं वो सच हो जाएं, क्योंकि अगर सपने यहाँ भी सच नहीं हुए तो कहाँ सच हुए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली एस्पिरेंट से। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैमरामैन साहब आ जाओ आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे क्या आप? हाँ बस हम लोगों की लाइफ में है ही क्या इसके अलावा। हाँ ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा। कौन कौन सी बुक्स हैं वैसे? ये एनाटॉमी है, बाकी तो ये सब मेरे नोट्स हैं। अच्छा सही है यार। बैठो बैठो। पता नहीं यार आप लोग पढ़ कैसे लेते हो इतना, मैं तो बस देख के ही सोच रहा हूँ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। वैसे रूम काफ़ी शानदार लग रहा है यार आपका देखने में। हाँ शानदार तो नहीं है इतना। नहीं सच में अच्छा है यार, बढ़िया है। काफ़ी मैप वैप लगाए हैं। हाँ ये तो। कितने घंटे पढ़ते हो यार वैसे अब देखा जाए तो? अभी तो मैं 9-10 कोशिश करती हूँ खींच लूँ मतलब टाइम। तो यार एक काम करो, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक इंट्रोडक्शन दे दो अपना। हाय मेरा नाम प्रिया है और मैं ऋषिकेश से हूँ। ऋषिकेश से हो आप? हाँ। अरे हाथ मिलाओ यार, पड़ोसी हो आप तो, मैं भी ऋषिकेश से अरे हूँ। क्या बात। देखा, ये तो हमारी दोस्त निकल गई, हमारी पड़ोसी निकल गई। तो यार प्रिया एक बात बताओ, मैं यार सुबह से एक भाई का पॉडकास्ट लेके अभी आ रहा हूँ। एक पॉडकास्ट भी नहीं कह सकते इसको, फीचर करके आए हैं हम एक भाई को। तो यार मेरे को तो बहुत भूख लगी है, आपको लगी? बहुत ज़्यादा। तो यार
एक काम करते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें पक्का भूख लगी होगी, तो हम उनको एक प्यारी सी दुकान दिखाते हैं और वहाँ बैठ के हम खाते हैं और वहाँ करते हैं अपनी बातें, ठीक है? चलिए कैमरामैन साहब आ जाइए। तो मैं और प्रिया आ गए हैं विक्की चाट भंडार पे। इस दुकान की अगर बात करें तो 1983 की ये दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है और इस दुकान की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे छोले भटूरे, समोसे, कदलम्बे, बंटी की ये सब मिलता है। तो यहाँ पे इस दुकान को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में प्रिया जी और मैं यहाँ पे बात भी करेंगे। चलिए प्रिया जी। थैंक यू। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? आप बताएं। आपकी दुकान की बहुत तारीफ सुनी है हमने, जी थैंक यू सो मच। तो जरा दुकान के बारे में बताइए भैया, दुकान कितनी पुरानी है? वैसे तो मैं बता चुका हूँ पर एक बार आप भी बता दीजिए। बात कर रहे हैं। ये दुकान जो है 82 से है, 1982 से 1982 से है जी और 45 साल इसको हो गए हैं जी स्टैब्लिश हुए हुए। जी जी। हाँ जी, हमारे यहाँ जो सबसे फेमस आइटम होती है ये हमारी जो कढ़ाई वाली छोले की चाट होती है वो होती है, छोले भटूरे होते हैं और लंबे होते हैं, है ना, बन टिक्की होती है, बन समोसा होता है। अच्छा, तो ये दुकान को स्टार्ट किसके, आपके फादर जी ने किया था? फादर ने स्टार्ट करी थी, मैं सेकंड जनरेशन का हूँ। सेकंड जनरेशन के हो। अच्छा, और कैसा रहा भैया सफ़र इतने टाइम से चलते हुए? कितना अच्छा, बहुत सुना है मैंने नाम आपका, इसीलिए हमने यहाँ चुना कि यहाँ पे आके शूट भी करेंगे, दुकान को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ अपनी बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, सारी बातें क्वालिटी बहुत मेंटेन करके चलते हैं हम। जी जी जी, क्वालिटी तो भैया है, क्वांटिटी से ऊपर क्वालिटी है। तो भैया आप क्या खिलाएंगे हमें आज? मैं आपको आप एक काम कीजिए, आप छोले भटूरे लगा दीजिए 1 प्लेट और एक आपकी फेमस बन टिक्की जो हमने सुनी है वो लगा दीजिए। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भैया, थैंक यू सो मच। लीजिए। यार भाई गोड, पहले तो मैं ये बताऊँ, छोले भटूरे बड़े ज़बरदस्त हैं यार। मतलब मुझे तो लगता है होस्टिंग के काम में सबसे ज़्यादा मज़ा ये है कि फ्री का खाना दबाने को ज़्यादा मिलता है। तो मैं तो वहाँ पक्का आने वाला हूँ दोबारा, तुम आओगे? बिल्कुल। क्या एक बात बताओ, मेल और फीमेल ये दो चीज़ें जब भी आती हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे पिछले वाले भाई से मिले हम, उसके लिए सेफ्टी अलग है, वुमेन सेफ्टी आपके लिए बहुत अलग चीज़ है। तो क्या लगता है यार तुम, मतलब वुमेन सेफ्टी में पिछले कुछ सालों में करणपुर में, देहरादून में कुछ बदलाव देखने को मिले, क्योंकि तुम अकेले रहती हो यहाँ पे? जब मैं यहाँ शुरू में आई थी तब सेफ्टी बहुत अलग थी, बट अब बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि पहले इतना क्राइम नहीं था यहाँ, ना रेप, ना क्राइम, ना मर्डर, कुछ भी नहीं। बट अब ऐसा हो गया है कि अभी रिसेंट में ही 1 महीने में ही 4-5 मर्डर हो गए। तो उस वजह से भी घर वालों की तरफ से फोर्स आता है कि मतलब अपना ध्यान रखो, बाहर मत जाओ, ये सब चीज़ें। पैनिक हो जाते हैं घर वाले। हाँ, बहुत ज़्यादा। और रेप अभी हुआ था यहाँ रिसेंट में, एक आइसबीटी में, सुना था मैंने। हाँ। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों पर असर करती है, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं तो हमें अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी पड़ेगी। यहाँ कोई नहीं है यहाँ देखने वाला, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है अपना। और अभी मतलब 1-2 साल पहले मतलब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने मैं परेड ग्राउंड गई थी, तो वहाँ मतलब ऐसे देखा मैंने लोगों को कि मतलब एक होता है कि कंफर्टेबल हो जाए इंसान, बट वहाँ है ही नहीं ऐसा सीन। आते जाते लोग ऐसे मतलब स्टेयर करते हैं कि बस बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। तो इंसान, हम लोग खुद ही सोच समझ के निकलते ये हैं कि चीज़ें हो हमें- रही हैं यहाँ, क्योंकि हाँ। देहरादून तो एक टाइम पे सबसे सेफेस्ट सिटी थी। नहीं, अब नहीं है ऐसा। पहले बहुत अलग था, अब बहुत डिफरेंस आ गया है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा। ये तो बहुत गलत बात है यार, मतलब मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा तो शायद सबसे पहले होनी चाहिए ना। हाँ, और गवर्नमेंट भी पता नहीं क्यों एक्शन नहीं लेती है, कुछ नहीं देखती है। यहाँ पर रहते हुए हम लोगों को खुद ही अपने लिए करना पड़ रहा है, बल्कि गवर्नमेंट का काम है कि गर्ल्स की सेफ्टी, बट नहीं। कोई बात नहीं, जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग देख के समझेंगे कुछ, और क्या पता इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, action। है ना? हाँ, टक्की टिक्की कैसे लगी आपको, बन टिक्की? बहुत अच्छी तो है। खाओ ना फिर यार, खाते खाते बात करो, आप तो खा ही नहीं रहे हो। अरे मेरे कुछ रूल्स है ना, खाते टाइम बोल नहीं पाती, इस वजह से। ओह माय गॉड, एथिक्स। चलो कोई नहीं, सही है। तो यार एक बात बताओ, एज एस्पिरेंट ना लोगों की लाइफ ना बहुत अलग अलग होती है। अगर मैं एस्पिरेंट होता तो मेरे लिए डिफिकल्टीज अलग होती, क्योंकि मेरे घर से पैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, या मेरे घर से पैसा नहीं आ रहा, तो मेरे संघर्ष तब थोड़े अलग हो जाएंगे। तो एज एस्पिरेंट आपके लाइफ में क्या क्या समस्याएं ऐसी है जो आपको लगता है कि ये तो भाई टॉप समस्या है मेरी लाइफ की? सबसे पहले तो यहाँ रूम नहीं मिलते, मतलब Aspirants को? हाँ जी, मतलब इतने यहाँ स्टडी हब है,
तो जैसे ही कॉलेज कंप्लीट होता है तो वैसे ही 1-2 महीने पहले ही बच्चे रूम देख के चले जाते हैं और बुक करके चले जाते हैं, पैसे वगैरह जो भी देना होता है वो। और रूम्स भी ऐसे छोटे छोटे, एक रूम में मतलब छोटा रूम है उसमें ही 3-3 बच्चे हैं, तो ऐसे मतलब मेंटल भी और स्ट्रेस भी कितना आता है कि, और कंफर्टेबल भी नहीं हो पाता बच्चा। जैसे मैं हॉस्टल में रही थी तो वहाँ तो ठीक था, बट फिर बाद में रूम लिया तो पहले तो ठीक था, बट उसके बाद थोड़ा वो हो गया कि एक ही रूम में 2-2 लोग रह रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोगों रेंट, सबसे पहले तो रेंट की बात आई, इतना ज़्यादा रेंट, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ कितना दे रहे हो? वहाँ पर 10 दे रहे हैं। 10,000? हाँ जी। बहुत ज़्यादा है यार ये तो। हाँ, ये इतने वैसे ही बेरोजगार स्टूडेंट हो यार, कितना लोगों अफोर्ड ने करोगे? धंधा बना दिया इस चीज़ का। एक तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं तो उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं कि, और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे रूम छोड़ना था तो मैंने बताया नहीं था उन्हें, क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं रूम कैसे बोल देते। तो उस बंदे ने 15 दिन का आगे का रेंट लिया था हमसे, और मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए पर उसने ऐसा करा था। उसने बोला, रीज़न ये दिया कि आपने पहले नहीं बताया इसलिए हमने ऐसा करा। यार प्रिया देखो, बड़ा अच्छा मजा आया तुम्हारे साथ मुझे खा के बातें करके। अब ना ये जो तुम्हारा ये है ना, मैं इसको दूर कर देता हूँ, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि तुम इस मेरे सर पे फेंक के मारोगी और मेरा सर फूट जाएगा। मैंने नहीं। पिछले वाले भाई को भी यही बात बोली थी, क्या पता गुस्सा हो जाओ। ऐसा कोई बद्दुआ नहीं लगा रहा हूँ, पर इन केस अगर तुम्हारा नहीं निकला एग्जाम तो प्लान बी क्या है, क्या करोगी? अब ये मत बोलना कि कोई प्लान बी नहीं है यार, नहीं, कुछ तो होता है यार किसी है का। मेरा प्लान भी, क्या है? झूठ नहीं बोल रही मैं ये Thank God, मेरा सर बच गया। योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हूँ। योगा भी हाँ, करते हो आप? हाँ जी। बहुत सही है यार। दैट्स व्हाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया था मैं खाते टाइम। ओ हेल्थ कॉन्शियस, तभी ये धीरे धीरे खा रही हैं और खाने खाते वक्त बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैडम योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं साथ में। हाँ जी। तो मतलब आप इससे भी थोड़ा बहुत कमा लेते होगे ना, क्लासेस लेके? हाँ। ये बहुत अच्छी बात है यार, ये तो हर किसी को करनी चाहिए। तो चलिए प्रिया जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे भी क्योंकि बहुत- वुमेन सेफ्टी के बारे में किसी ने बात नहीं की। क्योंकि इससे पिछले वाला जो भाई था, एस्पिरेंट था, वो तो लड़का था। हाँ जी। सेफ्टी हर किसी के लिए अलग अलग होती है ना, तो वैसी ही बात होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये टॉपिक उठाया और बोला, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं बोलते हैं इन सब नहीं चीज़ों नहीं, के बारे वुमेन में। सेफ्टी तो पहले है भाई। आप हमारे देश की नारी हैं, आपका अगर सम्मान नहीं होगा तो हाँ कैसे जी, चलेगा? बिल्कुल। तो चलिए आप भी बताइए, आपको प्रिया जी से मिलकर कैसा लगा, और बताइए कि आपको अगला एपिसोड किस चीज़ के ऊपर चाहिए। कमेंट में लिखना मत भूलना, लिखते रहना अगला एपिसोड किस चीज़ के ऊपर चाहिए, किसको फीचर करें, कौन सी देहरादून की जगह दिखाएं, ठीक है? तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, ये प्रिया जी के साथ, ठीक है? बाय। थैंक यू गाइस। तो भाइयों, इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड पहुंच चुका है अपने एंड की तरफ। बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा आज का। भाई पहली बात ये मत सोचना यार कि ये बंदा सारा दिन कुछ ना कुछ बाहर का खाता रहता है। छोले भटूरे खाएं यार, पचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जैसे इसे पचाने के लिए मुझे एक और चीज़ चाहिए रहेगी, वैसे ही। तो ये रहा हमारा एपिसोड। आप कमेंट में लिख के बताना आपको हमारा पहला एपिसोड कैसा लगा, और अगले एपिसोड में आपको कौन चाहिए, कौन सा किस्सा सुनना चाहते हो या कौन सी जगह देखना चाहते हो, ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।